Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Wahid, and we have started chapter number 13, and we are going to start its lecture number 2 today. और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, that is called as photo respiration. Last time we have discussed about what the role of stomata and the role of air definitely for the photosynthesis and respiration of the plant. यहाँ पे आपने एक बात गौर से याद रखनी, वो क्या है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 कि प्लांट्स हैव गॉट डुअल मैकेनिज्म, यानी कि वो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो रेस्पिरेशन है वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसका रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है प्लांट्स में। और हमने ये देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर डुअल कैरेक्टर के अलावा कोई और प्रोसेस भी यहाँ पे हो रहा है। और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम देखेंगे कि कोई प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम पे नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा भी कोई रेस्पिरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। हम डिस्कस करेंगे आज फोटो रेस्पिरेशन। तो आए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। It is a biochemical process taking place in plants. ये plants में होता है। Taking place in plants that consume oxygen and produce what? And produce CO2 in the presence of light. In the presence of light. तो बेसिकली हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के रिवर्स प्रोसेस करना है। यूनो डे टाइम पे प्लांट्स यूजुअली क्या कर रहे होते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस वाले केस में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज एन एंटागोनिस्टिक प्रोसेस और एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म अगेंस्ट व्हाट? फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या चीज फिक्स हो रही है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 मींस बायो एनर्जेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उस टॉपिक में 11, अगर मैं चैप्टर नंबर 11 मींस बायोएनर्जेटिक्स की बात कर रहा हूं तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक साइकिल जो ऑपरेट होता है उसका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन साइकिल। याद है आप लोगों को? उसका नाम था मेल्विन केल्विन साइकिल। और इस पर्टिकुलर मेल्विन केल्विन साइकिल की हम लोगों ने 3 फेजेस बनाई थी, जिसमें से जो सबसे पहली फेज थी उसका नाम मेरे पास क्या था? CO2 फिक्सेशन स्टेज। इसका मतलब ये होगा कि आम हालात में प्लांट्स किसको फिक्स करते हैं? तो आंसर है CO2 को। लेकिन जो मैकेनिज्म हम आज पढ़ने वाले हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, उस वाले केस में यहां पे मेल्विन बेंसन साइकिल ऑपरेट होता है। मेल्विन बेंसन साइकिल ऑपरेट होता है और इस वाले केस में हम स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, राइट? तो इस वाले केस में ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन रही है रादर देन कि एक CO2 मेरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बने। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों की इन्फोर्समेंट के लिए कि आम हालात में CO2 फिक्स होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन फिक्स होगी। इसमें हम ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बना देंगे, राइट? अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि देखें जरा बात को गौर से सुनिएगा। ये है फोटोसिंथेसिस। किसकी बात कर रहा हूं? इस बात कि जब मेरे पास CO2 फिक्स हुई तो मैंने क्या बोला कि ये फोटोसिंथेसिस हो रही। फोटो का मतलब क्या था? लाइट। इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाला प्रोसेस भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, राइट। और जो ऑक्सीजन फिक्स हो रही है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, देखिए, फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि ये वाला प्रोसेस भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हो रहा है। ये दोनों प्रोसेसेस लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहे हैं। तो फिर ये क्या तजाद है कि लाइट की प्रेजेंस में ही CO2 हो रही है और लाइट की प्रेजेंस में ही O2 फिक्स हो रही है। देखना ये है कि वो कौन सी कंडीशंस है डे टाइम में कि जब CO2 फिक्स होती है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जब मेरे पास ऑक्सीजन फिक्स होती है। मैं फिर दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूं, किन कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस होगी और किन कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन होगी। लुक एट दिस। इसके लिए हम लोग यहां पे छोटी सी लाइन लगाते हैं, राइट। और ये लाइन इन दोनों कंडीशंस को क्या करेगी, कंपेयर करेगी। when light intensity is low, when concentration of CO2 is high, and when concentration of oxygen is low, and when temperature, most important thing is temperature, and when temperature is low means it is not beyond the levels of what, photosynthesis। जब ये सारी कंडीशंस मेरे पास, चलिए आप लोगों की सहूलत के लिए एक चीज और ऐड करते हैं, when rate of water loss is low, जब ये वाली 5 कंडीशंस प्रीवेल करेंगी, जब वाटर का लॉस कम हो रहा होगा, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ज्यादा होगी लीफ के अंदर, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कम होगी, डेफिनेटली अगर आप उन कंडीशंस को देखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस प्रीवेल करें हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होगी, राइट। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर सर ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लैक से क्यों लिखा है, बिकॉज कार्बन इज ब्लैक, और चूंकि CO2 फिक्स हो रही है इस प्रोसेस में, लिहाजा मैंने इसको डेलिबरेटली ब्लैक से लिखा है ताकि आपको याद रहे कि किन कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर वन लाइट इंटेंसिटी इज वेरी हाई। अगर मेरे पास जो लाइट की इंटेंसिटी है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज स्कॉचिंग ब्राइट, ये दूर से भी ज्यादा तेज रोशनी हो गई है, राइट। फिर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, ये जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लो होने की बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एयर चेंबर्स की। आपने चैप्टर नंबर 11 मैंने आप लोगों के लिए बहुत ड्राइंग की है, किसकी, इन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की। तो अगर आपको लीफ क्रॉस सेक्शन याद है तो आपको याद होगा कि मेसोफिल सेल्स में क्या थे, एयर चेंबर्स थे। अगर उस पर्टिकुलर एयर चेंबर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, देखिए उलट पुलट चल रहा है। आपने इसी चीजों को याद करने के बाद इसको उलट करके यहां पे लिख लेना है, एंड व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, हाई। इसको मैं आप लोगों के लिए काफी थिक करके बना रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमारे प्लांट के किन सेल्स में से वाटर के लॉस होने का रेट बढ़ जाएगा। लिहाजा मैं यहां लिख रहा हूं कि रेट ऑफ वाटर लॉस, रेट ऑफ वाटर लॉस इज हाई। जब वाटर के लॉस होने की स्पीड बढ़ जाएगी तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स कि प्लांट विल फेस अ थ्रेट ऑफ व्हाट, डिहाइड्रेशन। प्लांट डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। तो जब प्लांट डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगे तो प्लांट्स क्या करते हैं,
एक्सेलेंट, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते, राइट। अब जब टेम्परेचर हाई हुआ, वाटर लॉस का चांस हुआ, तो लीव्स ने क्या किया, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। अब जब उनके स्टोमेटा माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज हो गए, तो सराउंडिंग में से O2 तो अंदर आ नहीं रही, और जो पहले वाली O2 थी वो कंज्यूम हो गई, तो जाहिर है कंडीशंस कैसी हो गई, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई, राइट। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सोल आप लोगों के फायदे के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पौधे को इस चीज का थ्रेट होगा या खतरा होगा कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अपने स्टोमेटा मीन वाटर लूजिंग चैनल्स को बंद कर लेगा। जो ही वाला चैनल बंद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, श्योर बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वहां पे जो ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट थी वो कंज्यूम हो जाएगी, और फर्दर CO2 जितनी रिक्वायर्ड है वो अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो जो बेसोफिल सेल्स हैं वो चूंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो O2 बनाना शुरू कर देंगे या ऑलरेडी बन रही होगी, तो ये वाली CO2 बाहर जाएगी नहीं, और सॉरी ये वाली ऑक्सीजन बाहर जाएगी नहीं, और CO2 अंदर आएगी नहीं। तो इन सारी कंडीशंस के रिजल्ट में जाहिर है मेरे पर्टिकुलर एयर चेंबर्स में कंडीशंस ऐसी हो जाएंगे, दैट इज more conducive for the reciprocal effect of photosynthesis, and this particular reciprocal effect is called as photorespiration. तो now you know कि conditions कौन कौन सी थी कि जिनमें प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेम्परेरीली बाय बाय कहा और वेलकम किया फोटोरेस्पिरेशन, राइट। सो नाउ वी वांट टू सी द नीड एंड इंपॉर्टेंस। पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, नो नीड एट ऑल, हमें इस प्रोसेस की हरगिज कोई जरूरत नहीं, राइट, कोई जरूरत नहीं। तो सवाल पे मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस बोर्ड के नेक्स्ट कॉलम में कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं उन डिफरेंट ऑर्गेनल्स के किसी भी एंजाइम को पॉइजन कर दूं, राइट, मैंने क्या स्टूडेंट्स, मैंने पॉइजन कर दिया एंजाइम को। जब मैं किसी भी एंजाइम को पॉइजन कर दूंगा तो जाहिर है फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस देयर एंड देन स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो जब मैंने एंजाइम को पॉइजन किया तो मैंने ये देखा कि प्लांट अब भी बड़े सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये डिपिक्ट करता है कि प्लांट को इसेंशियली इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हरगिज जरूरत नहीं। बल्कि अगर मैं आप लोगों से ये वाली बात बताऊं, आप लोगों को बड़े ज्यादा गौर से सुननी है आपने मेरी बात, कि अगर मैं इस प्रोसेस को ना करवाऊं मींस फोटोरेस्पिरेशन को, तो प्लांट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। अब सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आंसर ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर एक प्लांट 100% परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी एफिशिएंसी फोटोरेस्पिरेशन की वजह से 25 to 30% तक ड्रॉप हो जाती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस में जितना ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, उसके प्रोडक्शन रेट में 25 से 30% तक क्या आ जाता है, ड्रॉप आ जाता है। लिहाजा अगर मैं फोटोरेस्पिरेशन के एंजाइम को पॉइजन कर दूंगा तो ये वाला लॉस और कम हो जाएगा और प्लांट की ग्लूकोज सिंथेसाइज करने की एबिलिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। यू गॉट द पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि वी कैन सी कि फोटोरेस्पिरेशन इज बेसिकली अ फ्लॉ, एक एब्नॉर्मेलिटी है, इसलिए मैंने बोला कि एब्नॉर्मेलिटी। आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड दिस वर्ड डेलिबरेटली ओवर हियर कि ये जो प्रोसेस है ये एक फ्लॉ है, और इस फ्लॉ की वजह से जैसे मैंने पहले लिखा है कि हमारी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती, राइट। अब अगर ये कम हो रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आंसर मेरे पास ये स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने दोबारा से
चैप्टर नंबर 11 और मेल्विन केल्विन साइकिल को देखना है। मेल्विन केल्विन साइकिल में एक क्या था स्टूडेंट्स, 5 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम था RUBP। पढ़े देखिए बच्चे हैं, वेरी इंटेलिजेंट एंड फर्टाइल ब्रेन्स यू हैव गॉट। तो यू नो रूबुलोज बिसफॉस्फेट और रूबुलोज बाइफॉस्फेट एक ही बात। एंड यू नो RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। और इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या हो जाती है, फिक्स एक और कार्बन। और ये कार्बन मैं डेलिबरेटली ड्रॉ कर रहा हूं किससे, ब्लैक से, यानी कि ये वो कार्बन है जो बेसिकली आके एनवायरमेंट से इसके साथ मिल गई है। तो ये था मेरे पास क्या, CO2 फिक्सेशन। सवाल ये था कि RUBP के अंदर इस पर्टिकुलर CO2 को किसने फिक्स करवाया। तो यू नो वेरी वेल कि यहां पे हमें एक एंजाइम की जरूरत थी जिसने ये वाला काम किया, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रूबिस्को। राइट। अब आपने इस पर्टिकुलर एंजाइम के नाम की लॉजिक अंडरस्टैंड करनी। जाहिर है ये रूबुलोज बिसफॉस्फेट, रूम स्टैंड्स फॉर रूबुलोज एंड बिस स्टैंड्स फॉर बिसफॉस्फेट एंड को इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर कार्बोऑक्सीलेज। कार्बोऑक्सीलेज आपको पता है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, CO2 की एडिशन, एंड डी कार्बोक्सिलेशन CO2 का रिमूवल। यहां पे क्या हो रही है, प्लस CO2, यहां पे हम CO2 को ऐड कर रहे हैं। तो जब मैं CO2 को ऐड करूंगा प्रोसेस कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। तो ये वाला एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या मिला रहा है, CO2। जब ये CO2 मिला रहा हो तो उस वक्त इसका नाम क्या है, रूबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। लेकिन ये वाला एंजाइम जो दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है, उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक और यूनिक खूबी वो ये है कि सेकेंड टाइम पे या किसी और टाइम पे, वो आपको टाइम पता है, मींस ये वाली कंडीशंस, कि जब ये वाली कंडीशंस प्रीवेल कर रही होंगी तो उस टाइम पे रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की बजाय एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और वो एक्टिविटी क्या है, O वाली। आपको ये बात भी पता है कि जब हम O की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजनेज। उस टाइम पे रूबिस्को ऑक्सीजनेज के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि इट इज गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन, यानी कि रूबिस्को ही फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है और रूबिस्को ही फोटो रेस्पिरेशन का एंजाइम। अब दोबारा बात को गौर से सुनिए, अगर ये फ्लॉ है तो ये यहां प्रोड्यूस क्यों हुआ। तो आंसर इसका ये स्टूडेंट्स कि आप जरा इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, इसमें आप लोगों को रूबिस्को नजर आ रहा है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। इस पर्टिकुलर एंजाइम को देखें और अब आप जरा फोकस करें इसकी एक्टिव साइट को। यू नो एक्टिव साइट वो थी जहां पे आके हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है। लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट जितनी कंड्यूसिव CO2 के लिए है उतनी ही कंड्यूसिव O2 के लिए है। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर साइट पे मैं CO2 को भी बाइंड कर सकता हूं और मैं ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता हूं। यू गॉट द पॉइंट। सवाल ये है कि नेचर में आमतौर पर ऐसे फ्लॉज नहीं होते। ये वाला फ्लॉ कि सेम एंजाइम कॉम्पिटिटर से भी बाइंड हो रहा हो, सबस्ट्रेट से भी बाइंड हो रहा हो और सेम उसके इनहिबिटर से भी बाइंड हो रहा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि जब ये वाला RUBP क्या कर रहा होता है, इस पर्टिकुलर रूबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन नहीं ऑक्सीजन जोड़ रहा होता है, समथिंग लाइक इट। तो उस टाइम पे इस एक्टिव साइट पे CO2 बाइंड होने की जगह पे O2 बाइंड हो जाती है, राइट। अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, इसका आंसर है 2। नंबर वन स्टूडेंट्स मेरे पास बात की है कि ये जो RUBP था ये भी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरा है। जाहिर है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वही साइंटिस्ट बिलीव कि दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इससे अपने आप को इस डायमेंशन में इवॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि O2 यहां बाइंड होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन एवोल्यूशनरी फ्लॉ। मैं लिख सकता हूं यहां पे वर्ड व्हाट, एवोल्यूशनरी फ्लॉ।
ये तो एक एवोल्यूशनरी फ्लॉ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इसने अपनी एक्टिव साइट को CO2 के लिए फॉरबिडन नहीं बनाया। अब इसका भी सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि अगर आप लोग अर्ली कंडीशंस देखें हमारी इस एनवायरनमेंट की, हमारी इस ज़मीन की, तो उस वाले केस में तो O2 कॉन्सेंट्रेशन या नहीं थी या बहुत ही लेस थी, इज इक्वल टू 0 और नियरली इक्वल टू 0 थी नहीं। जब कंडीशन में एनवायरनमेंट जब एनवायरमेंटल कंडीशंस में O2 नहीं थी तो उसे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या सलूक कर सकती, राइट। तो इस तरीके से यही वाला एंजाइम O2 बाइंड करवाता है और यही वाला एंजाइम CO2 बाइंड करवाता है। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर प्रोसेस का प्लांट को बहुत ज्यादा लॉस है, तो आंसर इज नो, बिकॉज अल्लाह ताला ने इन्हीं प्लांट को एक और साइकिल दिया, उसे हम बोलते हैं व्हाट, C2 साइकिल। उस पर्टिकुलर C2 साइकिल के थ्रू वो इस पर्टिकुलर फ्लॉ को काफी हद तक ओवरकम कर लेते हैं। आइए देखते हैं ये वाला प्रोसेस कैसे होता है। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। Look at this, my dear students. We have already drawn 2 circles for you. और इस इन पर्टिकुलर सर्कल्स में yes you are perfect कि हम दो बेसिकली सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। उनमें से एक का नाम क्या है, जाहिर है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का हम कंपेयर कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। आपको पता है कि उस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन को हम एक नाम से जानते थे और वो नाम मेरे पास क्या था, yes very right, मैं डेलिबरेटली ब्लैक से लिख रहा हूँ, that is called as what, केल्विन साइकिल। और इस पर्टिकुलर केल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में आप लोगों को याद है कि हमने 3 डिफरेंट प्रोसेसेस किए थे। उनमें से एक का नाम था CO2 फिक्सेशन स्टेज, राइट। और जब मेरे पास दूसरा फेज थी उसका नाम था रिडक्शन फेज, राइट। दूसरी फेज में हमने NAD को भेजा था कि वो NADH को भेजा था कि वो NAD में कन्वर्ट हो जाए और ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये रिड्यूस हो जाए। तो खाली इसीलिए हम लोगों ने इसको रिडक्शन फेज का नाम दिया था। और आपको ये वाली बात भी याद है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर CO2 को वेलकम कर रहा था, दैट वाज बेसिकली अ 5 कार्बन कंपाउंड, और उस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या था, RUBP, रूबुलोज बिसफॉस्फेट, जो एक 5 कार्बन कंपाउंड था। और आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि नॉर्मली हम इसको 3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करवाते हैं कि व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP दे वेलकम व्हाट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो फिर मेरे पास यहां बनते हैं 3 ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 6 कार्बन्स होती हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये वाली 6 कार्बन्स इमीडिएटली ब्रेक हो जाती हैं और उसके रिजल्ट में मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। और आप लोगों को याद है कि हमने इसको PGA का नाम दिया था, राइट। तो चूंकि इस पर्टिकुलर साइकिल में जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए हम केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। ये आपने बात पढ़ी हुई है, सिर्फ आपको दोबारा से री इन्फोर्स कर रहा हूं, राइट। अब ये जो PGA है ये कितने प्रोड्यूस हुए, मेरे पास 6। आपको याद है ना स्टूडेंट्स कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रिडक्शन फेज, इन पर्टिकुलर 6 PGA में से, इन पर्टिकुलर 6 PGA में से सिर्फ एक क्या बनता है, ट्राइओज बन जाता है, सिर्फ एक ट्राइओज बनता है। और उसके बाद जो मेरे पास यहां से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने थे वो अपने आप को किस फेज से गुजारते हैं, यस परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन फेज, वो उसमें से गुजारेंगे। और रीजनरेशन फेज में से गुजरने के बाद ये वाले 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स का एक ही नाम है जिसे आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज RUBP। अब यहां पे जो RUBP है, चूंकि वो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिहाजा उस टाइम पे उसका रोल कैसा है, कार्ब ऑक्सीलेज जैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को। तो रुबिस्को यहां पे कैसा काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज वाला काम कर रहा है, राइट। ये प्रोसेस कहलाता था
केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड, नाम रख दिया C3 साइकिल, राइट। लेकिन ये वाला काम, ये प्रोसेस कब चलेगा? एग्जैक्टली जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, कंडीशंस बहुत आइडियल होंगी। लेकिन अगर ब्राइट लाइट हो गई तो फिर ये वाला रूबिस्को जो यहां था, ये किसी और बिहेवियर को शो करना शुरू कर देता है। कहां? यहां दूसरे साइकिल में। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड, अब मैं डेलिबरेटली ब्लू से लिख रहा हूं, राइट। अब ये वाला RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड था, राइट, ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, इट विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन, इट विल फिक्स ऑक्सीजन। देखिए मैं बात को इतने जोर देके बार बार आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं कि नाउ RUBP विल नॉट एक्सेप्ट CO2, रादर इट विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास जाहिर है 5 कार्बन कंपाउंड एक अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड, ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद एक अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, राइट। और ये जो अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड है ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। अब 3 के 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि 3+2 में। अगर तो CO2 एक्सेप्ट हो रही होती तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने जाते हैं? 6, तो क्या बना? 3+3। लेकिन चूंकि यहां पे बने ही 5 कार्बन है तो ये ब्रेक हो जाएगा। किसके अंदर? ये ब्रेक होगा अब एक 3 कार्बन कंपाउंड में और एक 2 कार्बन कंपाउंड, राइट। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो तो वही है PGA जो आप पहले पढ़ के आए हैं, PGA, उसमें तो कोई फर्क नहीं। लेकिन इस वाले केस में एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, राइट। उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है व्हाट? फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट। फिर इस पर्टिकुलर फॉस्फोग्लाइकोलेट की डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है और जो कंपाउंड मेरे पास बनता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलेट, राइट। अब देखें, आपको जो बात बहुत बहुत गौर से समझनी है वो क्या कि ये जो रिएक्शन सारा मैंने लिखा है, ये वाला रिएक्शन सारा, ये इस पर्टिकुलर चेंबर में होगा। चलिए हम अपनी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, और वही बात है कंपनी की मशहूरी के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट खराब ना हो। लुक एट दिस, इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो सारा रिएक्शन हुआ, ये आपने बात को गौर से सुनना है कि ये वाला रिएक्शन एक सेपरेट ऑर्गेनेल में हुआ है और उस पर्टिकुलर सेपरेट ऑर्गेनेल का नाम मेरे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये वाला रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। आप लोगों ने यहां से भी अपनी बात को पिक्टोरियल मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं कि सर ने ये वाला रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में करवाया था और क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था। RUBP क्लोरोप्लास्ट के अंदर इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोलेट में। अब ये वाला ग्लाइकोलेट डिफ्यूज होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर? एक और ऑर्गेनेल के अंदर, समथिंग लाइक इट। आई एम टॉकिंग ऑफ ग्लाइकोलेट। दिस ग्लाइकोलेट इज नॉट डिफ्यूजिंग। मैंने यहां पे मेम्ब्रेन शो की है और मेम्ब्रेन जाहिर इन्वॉल्व है, इसकी 2 मेम्ब्रेन और उसके बाद जाहिर है नेक्स्ट ऑर्गेनेल की ये वाली मेम्ब्रेन जो कि एक सिंगल स्ट्रक्चर है। यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है पर ऑक्सीसोम, राइट। और आप ये पढ़ के आए हैं कि जो पर ऑक्सीसोम है ये बेसिकली क्या करता है? ये H2O2 के साथ एक्टिविटीज करवाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। और जब ग्लाइकोलेट इस परऑक्सीसोम के अंदर एंटर होगा तो आफ्टर पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस it will be converted into glycine. It will be converted into what? Glycine. Right? अगर
यहां से 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बन गए, तो इसका मतलब यह है कि हमने यहां पर एक सबसे सिंपल, सबसे सादा सा क्या बना लिया है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, राइट। याद रखने वाली बात यह है कि ये हुआ था क्लोरोप्लास्ट में और ये रिएक्शन हुआ किसमें, पेरोक्सीसोम में। अब क्या होगा, सिंपल क्या बन गया है, अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड है, अब ये एक और ऑर्गेनेल में जाएगा, राइट। एक और ऑर्गेनेल में हम इस पर्टिकुलर एसिड को क्या कर देंगे, डिफ्यूज, यहां से मूव करवाएंगे, राइट। जाहिर है अब एक मेम्ब्रेन इस पेरोक्सीसोम की है और एक मेम्ब्रेन आउटर वाली किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और एक मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली मेम्ब्रेन। आप पढ़े लिखे हैं, आपको डिस्कस किया था मैं चैप्टर नंबर 11 में बहुत डिटेल के साथ, राइट। तो ये वाली ग्लाइसिन अब इन 2 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे चली जाएगी, मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाएगी। अब ये जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा कि ये इन 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स को यूज करेगा और उससे कन्वर्ट कर देगा किस में, सिरीन में, राइट। और ये जो सिरीन है ये फिर इवेंचुअली किस में यूज होगी, ये यूज होगी इन मेल्विन केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइकिल। तो इस तरीके से हम इस लॉस्ट मॉलिक्यूल को, मींस जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, इसको मैं दोबारा से किस में कन्वर्ट कर लूंगा, एक यूजफुल मॉलिक्यूल में, राइट। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, यहां पे क्या है, 3 डिफरेंट स्टेजेस। नेवर कंफ्यूज दीज 2 थिंग्स टुगेदर, कि ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं और ये क्या है, ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल है। क्या है ऑर्गेनेल, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 पेरोक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। पेरोक्सीसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। एंड पे क्या काम आता है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नाम लिख लेते हैं ताकि आप लोग इसमें भूले नहीं। हालांकि आप बिल्कुल पढ़ लिखे बच्चे, आपको ये समझ आ गई होगी कि डबल मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन फोल्डेड है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रियन ही होगा। लेकिन फिर भी मैं लिख दिया आप लोगों के लिए कि माइटोकॉन्ड्रियन में इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस होगा, सेरीन। और ये जो सेरीन है ये फिर दोबारा से यूज हो सकता है आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेप्स अगेन इन द मेल्विन केल्विन साइकिल। तो जो फ्लॉ या जो एक लॉस हम लोगों ने फेस किया था वो दोबारा से काफी हद तक कोप हो सकता है। अब आखिरी बात आपको याद करवानी है वो ये कि देखें इस पर्टिकुलर साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना था वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था। चूंकि इस वाले केस में ये 2 कार्बन कंपाउंड स्टेबल बनता है अलोंग विथ 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर साइकिल को एक नाम भी दे सकते हैं और वो नाम मेरे पास क्या है, जाहिर है C2 साइकिल, राइट। अब आपने आखिरी बात और ज्यादा गौर से सुनिए कि मेरे पास प्लांट्स में डिफरेंट किस्म के क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म हो सकते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली ऑल प्लांट्स आर C3 प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ट्राइओजेस और ग्लूकोजेस बाय मींस ऑफ मेल्विन केल्विन साइकिल। लेकिन इन पर्टिकुलर प्लांट्स में C2 साइकिल के साथ साथ C3 साइकिल के साथ साथ एक C2 साइकिल भी ऑपरेट हो रहा होता है जो क्या करवाता है, फोटो रेस्पिरेशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। आप लोगों को हर एक बात को जरा गौर से ध्यान से सुनना है, बुक से मैच करना है। और मैंने काम ये किया हुआ है कि मैंने बुक के आखिरी जो मेरे पास क्या थे पैराग्राफ्स, उनको मैंने एज पर माई सीक्वेंस या इट्स इंपॉर्टेंस मैंने पहले डिस्कस किया है, और मैकेनिज्म जो आप लोगों की बुक के 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है या कंपेयर किया हुआ है उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, सो दैट यू मे हैव द बेटर परसेप्शन कि आखिर ये रिएक्शन कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।